विजयकांत वर्मा जी का लिखा हुआ खून की प्यासी आत्मा पार्ट 4। कमला इंटर फाइनल की छात्रा थी। उम्र सिर्फ 17 साल। सिर्फ 1 साल और था उसके बालिग होने में। राजन उसी के स्कूल में, उसी के क्लास में पढ़ता था। उन दोनों की अच्छी दोस्ती थी जो धीरे धीरे प्यार में बदल गई। वैसे तो राजन में सभी अच्छाई थी, लेकिन उसके अंदर एक बहुत बुरी आदत भी थी। अगर कोई उसके बात ना मानता तो वो बहुत जल्दी भड़क जाता था और गुस्से में कुछ भी कर सकता था। ये उसकी बचपन से आदत थी। उसके घर में भी लोग उसकी इस आदत से बहुत परेशान थे। खाने पीने से लेकर खेल खिलौना जो भी उसे पसंद आ जाए, उसके माँ बाप को उसे दिलवाना ही पड़ता था, क्योंकि अगर उसे उसकी पसंद का चीज ना मिलती तो घर में महाभारत मचा देता था। दूसरी विशेषता उसकी ये थी कि वो हमेशा कुछ नया करना चाहता था। पुराने चीजों में उसको उतना इंटरेस्ट नहीं था और कमला से भी दोस्ती उसकी इसी कारण हुई थी, क्योंकि वो भी हमेशा कुछ नया करना चाहती थी। उसके क्लास में सिर्फ राजन ही एक ऐसा लड़का था जो सबसे अलग हटकर सोचता था। उसकी भी हर बात में नयापन था। वो खुले विचारों का था। समाज के बनाए गए बहुत से नियम उसे पसंद नहीं थे। वो सबसे खुलकर हंसता बोलता था और एंजॉय करता था। क्योंकि वो अमीर बाप का बेटा था, इसीलिए पैसा भी खूब खर्च करता था और जरूरत पड़ने पर सबकी मदद भी करता था। कमला को ऐतिहासिक किस्से कहानियों में बहुत इंटरेस्ट था। घूमना फिरना उसे बहुत पसंद था, किंतु जहां और लड़कियों को भीड़ भाड़ वाले बाजार और प्रसिद्ध इमारतें देखना पसंद था, वही कमला को निर्जन और पुराने खंडरों से लगाव था। राजन और कमला की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। प्यार और मोहब्बत उन दोनों के लिए एक करिश्मा के जैसा था। राजन जब उसे किस करता था तो कमला, अजीब सी फीलिंग्स होती थी कमला को, लेकिन वो एक लड़की थी, इसीलिए अपनी सीमा को जानती थी। राजन ने कई बार अपने इस रिलेशन को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन हमेशा कमला उसका दिल तोड़ देती थी। एक दिन राजन ने उसको पुरानी हवेली के खंडर के बारे में बोला और कमला को भी पुराने हवेली इमारतों में इंटरेस्ट था, तो वो तुरंत मान गई जाने के लिए। कमला ने अपने घर पर फोन की और बता दिया कि आज वो थोड़ा देर से आएगी, क्योंकि उसे अपनी एक सहेली से मिलने जाना है। लेकिन इस बात की तो उसने कल्पना भी ना की थी कि राजन उसे खंडर में ले जाकर उसकी इज्जत लूटना चाहता था। कमला रात के 9 बजे तक भी जब घर ना पहुंचे, तब उसके माता पिता ने उसे फोन किया, लेकिन उसका मोबाइल बंद था। उन्होंने सोचा कि शायद उसके मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई होगी, लेकिन जब 11 बजे तक भी ना उसने फोन पर बात किया, ना वो घर आई, तब पुलिस में उन्होंने उसके गायब होने का रिपोर्ट लिखाया। पुलिस को कमला का मोबाइल का लोकेशन पुरानी हवेली के खंडर में मिली। इंस्पेक्टर राकेश अपने 2 सिपाहियों के साथ पुरानी हवेली पहुंचा
तो चौकीदार राम सिंह से उन्होंने पूछताछ शुरू की। राम सिंह ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती की और बताया कि राधा के अंतिम लोकेशन यही है, इसीलिए सच सच बता दे कि हुआ क्या है राधा के साथ, तब राम सिंह ने सच बताने में ही अपना भला समझा। उसने पुलिस को राजन की और कमला के बारे में सब कुछ बताया, और उस समय वो शराब के नशे में था, इसीलिए उसे नहीं पता है कि उधर हुआ क्या था। लेकिन जब वो होश में आया तो वो बिना कपड़ों के कमला के डेड बॉडी से चिपका हुआ था। ये देखकर वो बहुत घबरा गया और उसे कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या करे, और इसी डर से कि पुलिस उसे अरेस्ट कर सकता है, तो उसने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया और कमला की डेड बॉडी को कुएं में फेंक दिया। तब पुलिस ने राम सिंह के मदद से कमला की डेड बॉडी को कुएं से बाहर निकाला और कमला के माता पिता को खबर दिया। थोड़ी देर में कमला के माता पिता पुरानी हवेली आए और अपने बेटी को इस हाल में देखकर बहुत रोने लगे। पुलिस ने राम सिंह को अरेस्ट कर लिया और घटनास्थल का इन्वेस्टिगेशन कर हर एंगल से फोटो लिया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। राजन के पिताजी सेठ रत्तीलाल जी, उनका बहुत बड़ा बिजनेस है। उनका दुकान लखनऊ के अलावा कानपुर, सुल्तानपुर सभी जगह में है, इसीलिए अपने बिजनेस के लिए वो हर दूसरे तीसरे दिन पर कानपुर या सुल्तानपुर जाते रहते हैं। जब वो लखनऊ के बाहर रहते हैं तब राजन और राधा घर में अकेले रहते हैं। राधा को इससे बहुत परेशानी होती है, मगर राजन को पूरी आज़ादी मिल जाती है अपने मनमानी करने का। राधा उसकी छोटी बहन थी, इसीलिए वो अपने बड़े भाई को ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं सकती थी। पापा मम्मी के ना रहने पर अक्सर वो रात में देर से आता था और राधा उससे देर से आने का वजह पूछती थी, तो वो कोई ना कोई बहाना बना देता था। लेकिन कल रात का किस्सा कुछ अजीब ही था, क्योंकि राजन को राधा के जिस्म में कमला दिखी तो वो घबरा गया, उसका होश उड़ गया। उसके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, क्योंकि जब कमला की उसने हत्या कर दी थी तो ये कमला उसके घर में कैसे आ सकती है? क्या वास्तव में भूत बनकर राधा के जिस्म पे वो प्रवेश कर गई थी? इस तरह के ख्याल सोच सोचकर उसका नींद हराम हो चुका था। उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था और उसका दिमाग भी बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। राजन के पिताजी भी बड़े परेशान थे कि ये अचानक उनके बेटे को हो क्या गया है। इस तरह की बातें उनके जीवन में तो पहले कभी नहीं हुई थी, और भूत प्रेत से वैसे भी उनको बहुत डर लगता था, लेकिन अब जो कुछ होना था वो तो हो चुका था, और ऐसी स्थिति में वो कुछ नहीं कर सकते थे। कोई 2-3 घंटा आराम करने के बाद जैसे तैसे वो तैयार हुए अघोर भोले बाबा के यहाँ जाने के लिए, और जैसे ही उन्होंने घर के बाहर गेट का दरवाजा खोला कि सामने पुलिस को देखकर वो चौंक गए। आप सुन रहे हैं विजयकांत वर्मा जी का लिखा हुआ खून की प्यासी आत्मा, पार्ट 5। पुलिस को देखते ही रत्तीलाल ने पूछा, क्या बात है सर, कुछ पूछना है क्या? इंस्पेक्टर ने कहा, राजन कहाँ है? जी, उसकी तबीयत बहुत गड़बड़ है, इसीलिए वो सो रहा है, उसे बुलाइए। ओके, आप बैठिए, मैं अभी बुलाता हूँ। रत्तीलाल अंदर कमरे में गए
और उन्होंने राजन से कहा, बेटा पुलिस आई है और वो तुमसे मिलना चाहती है। पुलिस का नाम सुनते ही राजन हक्का बक्का रहा था। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करेगा। इतना तो वो समझ ही गया था कि पुलिस को कमला की हत्या किए जाने की खबर लग गई है और उसी के बारे में वो पूछने आई है। उसके माथे पर पसीने के बूंदे आ गए और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करेगा। घर में उसने इस बारे में अब तक किसी से कुछ भी नहीं बात किया था। उसने पापा से कहा, ठीक है मैं अभी आता हूँ, और ये कहकर वो बाथरूम चला गया। रत्तीलाल जी वापस आए और इंस्पेक्टर से कहा कि वो अभी बाथरूम गया है, थोड़ी देर में ही आ जाएगा। लेकिन काफी देर तक जब राजन नहीं आया तो इंस्पेक्टर ने कहा, देखिए क्या कर रहा है और क्यों नहीं आया अभी तक। रत्तीलाल जी अंदर गए और उन्होंने बाथरूम में राजन को आवाज दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। कई बार उन्होंने आवाज दिया, दरवाजा पे नॉक भी किया, फिर भी जवाब नहीं मिला। तब वो भागे भागे बाहर आए और उन्होंने इंस्पेक्टर से कहा, सर वो बाथरूम में था, लेकिन मैंने बार बार आवाज दिया पर वो सुन नहीं रहा है। दरवाजा अंदर से बंद है, भरभराने पर भी कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। सर प्लीज देखिए ना, क्या हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये सुनते ही इंस्पेक्टर भागकर बाथरूम पहुंचा और कई आवाजें देने पर भी जब अंदर से कोई रिस्पांस नहीं मिला तो उन्होंने सिपाहियों से दरवाजा तोड़ने के लिए बोल दिया। और जब दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर राजन नहीं था। बाथरूम के ऊपर एक विंडो था, उसी का जाली तोड़कर वो भाग गया था। ये देखते हुए इंस्पेक्टर एक सिपाही को घर की निगरानी पर छोड़ दिया और दूसरे सिपाही को अपने साथ लेकर बाथरूम के पिछवाड़े भागा, जो साइड है उस साइड में गया। बाथरूम के पिछवाड़े कच्ची जमीन थी। उस जमीन पर किसी के कूदने के निशान साफ साफ दिख रहे थे, क्योंकि वहां की मिट्टी गीली थी। वो निशान बाहर रोड पर जाकर खत्म हो गई। इंस्पेक्टर ने अपनी जीप एक रास्ते पर दौड़ा दी और पुलिस थाने पर लोकेशन बताए और बोले कि हर एक जगह पर अच्छे से नजर रखी जाए और जहां पर भी राजन दिखे उसे गिरफ्तार कर दिया जाए। राजन की फोटो उन्होंने मोबाइल ऐप से सभी संबंधित थाने को भी भेज दिया और काफी दूर तक अपनी जीप को दौड़ाने पर भी जब राजन का कुछ पता नहीं चला तो इंस्पेक्टर राकेश वापस राजन के घर आ गए। सबसे पहले उन्होंने रत्तीलाल से पूछा कि आपके बेटा राजन क्या करता है। सर अभी तो वो इंटर पढ़ता है, लेकिन बात क्या है और क्यों वो बाथरूम की जाली तोड़कर भाग गया। सेठ जी, राजन ने एक लड़की की हत्या की है। ये देखिए उस लड़की की फोटो। लड़की का नाम है कमला और कल रात ये लड़की राजन के साथ ही थी, पुरानी हवेली के खंडर में, और वहीं पर उसने इस लड़की का मर्डर किया और फिर भाग गया। नहीं, मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता है। वो बहुत सीधा साधा है और हमेशा सबकी मदद करता है। सही कहा आपने कि वो बहुत सीधा साधा है और हमेशा सबकी मदद करता है, और इसीलिए लड़कियां उसके जाल में फंस जाती है और फिर बाद में उनके संग रेप करके उनकी हत्या कर देता है। अगर वो सीधा साधा और भोला ना होता तो कोई लड़की उसके जाल में क्यों फंसती। ये कैसी बातें कर रहे हैं सर। मेरा बेटा किसी भी लड़की के संग ऐसी गंदी हरकतें कर ही नहीं सकता। ये नामुमकिन है सर। आपको कोई गलतफहमी हुई है। मुझे गलतफहमी हुई है तो ये बताइए, पुलिस का नाम सुनते ही वो बाथरूम से भाग क्यों गया।
अगर उसने कोई गुनाह नहीं किया है तो उसे मेरे पास आना चाहिए था, मेरी बातें का जो भी जवाब है वो दे देता, लेकिन वो भाग गया। इससे क्या प्रमाणित होता है कि उसी ने कमला का हत्या की है। क्या क्या कहा आपने? कमला की हत्या? अचानक कमला का नाम सुनते ही राधा भाग कर आई और बोली, हाँ हाँ पापा, ये तो वही नाम है, यही नाम तो उसने कल मुझसे कहा कि उसने कमला को मार दिया, उसकी जान ले ली है। लेकिन वो यहाँ कैसे आई ये समझ में नहीं आ रहा है। ये क्या कर रही है आप? क्या कमला यहाँ आई थी? नहीं नहीं, लेकिन वो मुझको ही कमला कहकर बुला रहा था। वो मुझसे कहा कि मैंने तो तुझे मार दिया है, फिर तू यहाँ कैसे आ गई? कुछ इसी तरह की बहकी बहकी बातें वो कर रहा था कल। और फिर उसने खाना भी नहीं खाया और बेहोश हो गया। अब मैंने ही पापा को खबर दी तो पापा मम्मी रात में ही सुल्तानपुर से इधर आ गए। सुबह जब उसकी तबीयत कुछ ठीक हुई तब उसको नींद आ गई। इंस्पेक्टर साहब, उसकी बहकी बातें सुनकर हमने सोचा कि ज़रूर कोई भूत प्रेत का मामला है और इसीलिए पापा अघोर भोले बाबा की यहाँ जा ही रहे थे और तभी आप आ गए। तब इंस्पेक्टर ने कहा, लगता है ये राजन बहुत ही चालाक है और भूत प्रेत की बात कहकर आप लोगों को बहका रहा है, लेकिन कमला की हत्या उसने ही की है। अभी तक जितने भी प्रमाण मुझे मिले हैं सभी उसके विरुद्ध है। मैं अभी तो जा रहा हूँ, लेकिन राजन के बारे में कोई भी खबर मिले या कोई भी फोन आए, आपको कुछ भी पता चले, सुराग मिले तो तुरंत मुझे खबर कीजिएगा, अन्यथा हम आप सभी को अरेस्ट करने पर मजबूर हो जाएंगे। इतना बोलकर इंस्पेक्टर उधर से चले गए। आप सुन रहे हैं विजयकांत वर्मा जी का लिखा हुआ खून की प्यासी आत्मा पार्ट 6। डॉक्टर रमेश अपनी क्लिनिक पे मरीजों को देख रहे थे, तभी इंस्पेक्टर राकेश ने उनके क्लिनिक में प्रवेश किया। रमेश ने उन्हें बैठने के लिए कहा और अपने मरीजों को देखते हुए बोला, नमस्कार सर, कैसे आना हुआ? आप मरीजों को देख लीजिए, फिर बात करते हैं। ठीक है। उस समय पर क्लिनिक पर 3 या 4 पेशेंट ही थे, तो तुरंत ही डॉक्टर ने देख लिया। फिर उन्होंने इंस्पेक्टर को कहा, क्या लेंगे सर, चाय या कॉफ़ी? वैसे तो मैं इस समय पर ड्यूटी पे हूँ, लेकिन एक चाय मिल जाएगी तो अच्छा होगा। ओके सर। रमेश ने अपनी असिस्टेंट से 3 चाय बनाने के लिए बोल दिया। हाँ, अब बताइए इंस्पेक्टर, क्या बात है? आपके पास कल रात राजन आया था क्या? आया तो था शाम को। कोई बात है क्या? किस लिए आया था वो? सर, डॉक्टर ही मेरा पेशा है। अब राजन मेरे पास आया तो दर्द से बहुत परेशान था। उसने मेरे से कहा कि उसके अपनी लवर के साथ झगड़ा हो गया है किसी बात पर। उसने गुस्से में आकर उसके सीने को काट खाया, तो मैंने उसकी मरहम पट्टी कर दी। अब सर, आप इंस्पेक्टर हैं, मोहब्बत की बातों को भला आप कैसे समझेंगे? अब दिल तो सीने में ही होता है, तो लड़की अगर गुस्से पे आ गई है तो जख्म तो उसको दिल पे ही करना है, पर उसके दांतों के निशान दिल तक कहाँ पहुंच पाते, इसीलिए सीने को ही उसने जख्मी कर दिया। वैसे मैं इतनी बेदर्दी से पेश आते हुए किसी को नहीं देखी हूँ। कमला की बात है। फिर राजन ने क्या किया? राजन क्या करता? उसने उसका साथ हमेशा के लिए छोड़ दिया, और तब मेरे भी उसे वही सलाह दिया कि ऐसे लड़की के साथ नहीं रहना चाहिए। आज सीने पे वार किया है, कल कहीं और वार कर देगी, क्या भरोसा है। इस उम्र में मोहब्बत और प्यार तो सभी करते हैं, लेकिन प्यार में क्रूरता नहीं होनी चाहिए।
सही कहा आपने। फिर यहाँ से कितने बजे गया वो? रात 11:30 बजे। ऐसे ही टाइम पे वो गया था। लेकिन सर बात क्या है? क्या वो घर नहीं पहुंचा है या कोई और मामला है? जी हाँ, एक्चुअली जो लड़की को राजन छोड़ दिया है, उसने उस लड़की का हत्या कर दिया है। ओह नो, इतनी बड़ा क्राइम! और उसने मुझे बताया भी नहीं। अगर मुझे मालूम होता तो मैं उसी समय पर आपको फोन कर देता और आपको जरूर हैंडओवर कर देता उस लड़के को। इंस्पेक्टर साहब, मोहब्बत और प्यार अपनी जगह है, लेकिन ये खून खराबा वेरी बैड, बिल्कुल सही नहीं है। ये प्यार में अंधापन बहुत गलत है। मोहब्बत प्यार में एक दूसरे का राजी होना बहुत जरूरी होता है। वैसे इस समय पर वो कहाँ है? उसी को ढूंढ रहे हैं हम लोग। मैं आज उसके घर गया था और तब वो घर पर ही था, लेकिन वो हम सबको धोखा देकर बाथरूम के विंडो से भाग गया। और इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ कि शायद वो आपसे मिलने इधर आए, क्योंकि कल शाम उसका लोकेशन आपके यहाँ पर ही दिखा रहा था। कल जब वो आपके यहाँ जख्मी हालत में आया था, आपको उसी समय पर पुलिस को बताना चाहिए था। सर, जैसा कि उसने आकर मुझे कहा, उससे मैं तो क्या, कोई भी गेस नहीं कर सकता है कि हुआ क्या है। और ये कोई पुलिस केस हो भी सकता है, क्योंकि इस तरह का जख्मी हालत में अक्सर पेशेंट हमारे पास आते रहते हैं। तो कहाँ तक हम लोग पुलिस को ऑल टाइम इन्फॉर्म करते रहेंगे? सर, जब तक किसी मरीज को देखकर पक्का गेज ना कर पाए, अनुमान ना कर पाए कि ये कोई पुलिस केस हो भी सकता है, तब तक हम लोग पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करते हैं। अब राजन ने यहाँ आकर जिस अंदाज में अपनी बातें को बयान किया, उससे बिल्कुल भी हमें शक नहीं हुआ कि राजन झूठ बोल भी सकता है। मेरे ख्याल से ये एक सामान्य केस था, क्योंकि पति पत्नी में झगड़ा अक्सर होते रहता है। मोहब्बत के केसेस में भी प्रेमिकाएं जो होती है अपने आप में झगड़ा करते रहते हैं। ऐसा होता ही रहता है ना। तो उसके बाद ये सब केस आपस में निपट भी जाते हैं। तभी चाय बनकर आ गई थी। इंस्पेक्टर ने चाय पीते हुए कहा, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। फिर उन्होंने डॉक्टर को थैंक्स कहा और सचेत करते हुए कि राजन का जब भी कोई फोन आए या उसकी तरफ से कोई भी सूचना मिले तो तुरंत उसे इन्फॉर्म करे। यह कहकर इंस्पेक्टर वहां से चला गया। इंस्पेक्टर इतनी देर में ये तो समझ ही गया था कि डॉक्टर की कोई गलती नहीं है और ना डॉक्टर ने उससे कोई भी बात छुपाई है। राजन ने ही डॉक्टर से झूठ बोला था और अस्पताल से अपनी मरहम पट्टी कराकर चला गया था। फिर उसने सोचा कि राजन के पास तो पैसा है नहीं, इसीलिए कहीं ना कहीं से तो वो मदद ज़रूर लेगा। और ये भी हो सकता है कि अपने घर पर फ़ोन करे। तो आगे की कार्रवाई भी अब इसी पर निर्भर करेगी। वैसे बिना पैसे रुपए का वो कब तक छुप सकता है? राजन के एटीएम कार्ड का नंबर और कुछ अदर्स डिटेल्स इंस्पेक्टर ने फ़ोन से पता कर ही लिया था। अब इंस्पेक्टर सिर्फ इंतज़ार कर रहे थे कि किसी का फ़ोन आए, किसी नए सुराग का पता चल जाए। आप लोग सुन रहे थे विजयकांत वर्मा जी का खून की प्यासी आत्मा।